हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड हम लेसन 4th स्टडी कर रहे हैं। लेसन 4th हमारा फर्स्ट बुक से लिया गया है। लेसन का नेम है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन। इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन का मतलब है इंडिया का फॉरेन कंट्री से क्या रिलेशन था। टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। मैनी न्यू कंट्रीज वर इमर्जिंग एज ए रिजल्ट ऑफ द कोलैप्स ऑफ द कॉलोनिज्म। इट मीन्स जब ब्रिटिश रूल इंडिया में आया था और ब्रिटिश रूल इंडिया से फिनिश हुआ तो बहुत सारी नई कंट्रीज इमर्ज हुई, अरोज हुई। मोस्ट न्यू नेशंस वर ट्राइंग टू कम टू टर्म्स विद द ट्विन चैलेंजेस ऑफ द वेलफेयर एंड द डेमोक्रेसी। लेकिन जब जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे और ब्रिटिशर्स चले गए और उसके बाद में जो इंडिया के सामने दो चैलेंजेस, सबसे फर्स्ट वेलफेयर एंड द डेमोक्रेसी। इट मीन्स इंडिया में पॉवर्टी को रिमूव करना और डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट इट्स फॉरेन रिलेशन विथ एन एम टू रेस्पेक्ट इन द sovereignty of all other nation and to achieve security through the maintenance of peace। अब है इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो इंडिया के सामने दो चैलेंजेस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। सबसे फर्स्टली है कि जो इंडिया क्या चाहता था, इंडिया फॉरेन कंट्री से रिलेशन बनाना चाहता था और फॉरेन कंट्री से रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले इंडिया ये चाहता था कि जो दूसरे देशों की पावर है, सॉवरेनिटी है जो दूसरे कंट्रीज़ की, उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाए और मेंटेनेंस और पीस को क्या किया जाए, पीस को मेंटेन किया जाए ताकि सिक्योरिटी डेवलप हो सके। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 45 के बीच में। मैनी डेवलपिंग नेशन, बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस थे, चूज टू सपोर्ट द फॉरेन पॉलिसी प्रेफरेंस ऑफ द पावरफुल कंट्री हु वर गिविंग दैम एड एंड द क्रेडिट्स। इट मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत सारी जो डेवलपिंग नेशन थे उन्होंने चूज़ किया कि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, पावरफुल कंट्रीज थी, उन्हें सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया ताकि बाद में उन्हें क्या मिल सके, उन्हें पैसा मिल सके उन कंट्रीज से। दिस रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इनटू टू क्लियर कैंप्स। इट मीन्स पूरा वर्ल्ड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गया। एक तो यूनाइटेड स्टेट और दूसरा है वेस्टर्न अलायंसेस और दूसरा है सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन को प्रेजेंटली रशिया कहते हैं और यूनाइटेड स्टेट को अमेरिका। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेस था वो क्या था। आर्टिकल 51 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 51 के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक स्टेट के लिए गाइडलाइंस होते हैं, उन गाइडलाइंस को अडॉप्ट करके ही स्टेट सोशल सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करता है। तो सबसे पहले है डायरेक्टिव प्रिंसिपल प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड द सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड द ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन। इट मीन्स दूसरे कंट्रीज को रेस्पेक्ट दिया जाए, उनकी सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट किया जाए और इसको मेंटेन किया जाए। फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, और जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको पूरी तरह से लीगल वे में उनका रेस्पेक्ट किया जाए, यानी कि उन्हें ओबे किया जाए, माना जाए। ट्रीटी ऑब्लिगेशन इन द डीलिंग टू ऑर्गेनाइज पीपल विथ एन अनदर, यानी कि ट्रीटी का जो जो बेस है, अगर मान लो दूसरी कंट्रीज के साथ इंडिया ने ट्रीटी की है तो उस ट्रीटी के जो मेन प्रोविजन है उसे इंडिया भी माने। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द एब्रीविएशंस, यानी कि पूरी तरह से सेटलमेंट, इंटरनल डिस्प्यूट को सेटल किया जाए पीस के थ्रू। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी भी ग्रुप में इंक्लूड ना होना, इट मीन न्यूट्रल रहना। द क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए की फुल फॉर्म है सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी, और आईएनए का फॉर्मेशन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कब किया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। वॉज क्लियरेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ द लिंकेज established between India and the overseas India during the freedom struggle। इट मीन्स आईएनए का फॉर्मेशन हुआ था फॉरेन कंट्रीज में, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ये एक लिंक था जिसने फॉरेन कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन को एस्टेब्लिश किया था। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेहरूज रोल। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इट मीन जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था और इंडिपेंडेंट के बाद में इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करने में नेहरू का क्या कंट्रीब्यूशन है, इट मीन जवाहरलाल नेहरू का क्या कंट्रीब्यूशन था। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्लेड ए क्रूशियल रोल, क्रूशियल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट रोल, इन सेटिंग द नेशनल एजेंडा। नेशनल एजेंडा यानी कि नेशनल ऑब्जेक्ट को सेटिंग, राष्ट्रीय ऑब्जेक्ट क्या था इंडिया का, इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद में इसमें नेहरू जी का इंपॉर्टेंट रोल था। He was his own foreign minister and thus
बोथ एज द प्राइम मिनिस्टर एंड द फॉरेन मिनिस्टर, ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे और प्राइम मिनिस्टर भी थे। ही एक्सरसाइज प्रोफाउंड influence in the formation and implementation of India's foreign policy from 1946 and 1964। जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का फॉर्मेशन किया था। इट मीन्स इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो किस बेस पे है, स्टेबल है, उसका फॉर्मेशन किया था। कब किया था? 1946 से लेकर 1964 के बीच में। द थ्री मेजर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, इट मीन्स नेहरू जी ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई थी 1946 से और 1964 के बीच में, उसका बेस क्या था? सबसे पहले प्रिजर्व द हार्ड अर्न सॉवरेनिटी, सभी कंट्रीज की सॉवरेनिटी को प्रिजर्व करना, एंड प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब है स्टेट आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो, प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और जल्दी से जल्दी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया जाए। यानी कि नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके थ्री मेजर ऑब्जेक्ट थे: हार्ड अर्न सॉवरेनिटी, प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इट मीन सारे स्टेट्स हैं वो यूनिफाइड हों, प्रमोट रैपिड डेवलपमेंट। नेहरूज विश टू अचीव दीज ऑब्जेक्ट्स थ्रू द स्ट्रेटजी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। एक तरीके से नेहरू जी ने इन तीनों जो ऑब्जेक्ट्स थे वो बेस थे नेहरू के नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी का। नेक्स्ट है हमारा parties groups in the countries that believed that India should be more friendly with the bloc led by the USA because that bloc claimed to the pro democracy। इट मीन्स जो पूरा इंडिया था वो अलग अलग पार्टीज में डिवाइड था। कुछ पार्टीज ऐसे कह रही थी कि इंडिया यूएसए का फेवर कर रहा है, तो कुछ पार्टीज इसमें ये एलिगेशन था, ये कुछ पार्टीज का इंडिया पे एलिगेशन था, कुछ लीडर्स पे एलिगेशन था, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर, इन पे एलिगेशन था कि ये सब लोग यूएसए का फेवर कर रहे हैं। जबकि कुछ पार्टीज ऐसे कह रही थी कि जो इंडिया है या फिर इंडिया के कुछ लीडर्स हैं वो कम्युनिज्म का फेवर कर रहे हैं, यानी कि यूएसएसआर का फेवर कर रहे हैं, इट मीन्स रशिया का फेवर कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप्स। इट मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरा वर्ल्ड टू ग्रुप्स में डिवाइड हो गया था। अब उनमें डिस्टेंस, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of the non-alignment। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्ट थे पीसफुल को एग्जिस्टेंट, यानी कि आपस में पीस को मेंटेन करना, प्लस है नॉन अलाइनमेंट, यानी कि किसी भी गुट में किसी भी ग्रुप में शामिल ना होना। बाय रिड्यूसिंग कोल्ड वॉर टेंशन, जब कोल्ड वॉर टेंशन कम हुई, इट मीन्स कोल्ड वॉर का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि नॉन वायलेंट एक्टिविटी के थ्रू, इट मीन्स अपने व्यूज़ अपने एलिगेशंस को न्यूज़पेपर के थ्रू जब बताया जाता है तो उसे कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर दो कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, यूएसएसआर प्लस यूएसए। टेंशन बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन, यूएन के थ्रू पीस कीपिंग ऑपरेशन किया गया, यानी कि पीस को मेंटेन बनाए रखा गया। यूएन की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन। इंडिया वांटेड टू कीप अवे फ्रॉम द मिलिट्री अलायंसेस, इंडिया चाहता था कि वे दोनों ग्रुपों में से किसी के साथ भी शामिल ना हो। क्यों? क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बेस ही था नॉन अलाइनमेंट, सोवियत यूनियन अगेंस्ट ईच अदर, ना तो वो यूएसए में शामिल हो ना वो सोवियत यूनियन में शामिल हो। फिर हमारा आ जाता है द यूएसए लेड नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएसए के थ्रू फॉर्मुलाइज की गई थी। एंड सोवियत लेड वार्सा पैक्ट, और सोवियत यूनियन ने यानी कि रशिया ने वार्सा पैक्ट को एग्जिस्ट में लिया था। इंडियाज एडवोकेट नॉन अलाइनमेंट, लेकिन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मेन बेस था नॉन अलाइनमेंट, यानी कि किसी भी गुट में शामिल ना होना। फिर है इन 1956 व्हेन ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट, 1956 में जब ब्रिटेन ने इजिप्ट पे अटैक किया ओवर द सुएज कैनाल इशू, किस बेस पे अटैक किया? सुएज कैनाल इशू पे। तो आपसे सिंपल सा है, 1956 में ब्रिटेन ने इजिप्ट पे अटैक किया, मेन रीजन क्या था? सुएज कैनाल इशू। इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस न्यू कॉलोनियल इन्वेशन, इट मीन्स इंडिया लेड द वर्ल्ड प्रोटेस्ट, इंडिया ने क्या किया? इसका अगेंस्ट, इसके विरोध में इंडिया ने इसका विरोध किया, यानी कि प्रोटेस्ट किया इस इन्वेशन के। किस इन्वेशन के? कि ब्रिटेन ने जब किस पे अटैक किया था? इजिप्ट पे। किस बेस पे अटैक किया था? सुएज कैनाल के बेस पे। बट इन द सेम ईयर व्हेन द यूएसएसआर इन्वेडेड हंगरी, लेकिन इसी टाइम में जब रशिया ने हंगरी पे अटैक किया, इंडिया डिडंट ज्वाइन इट्स पब्लिक कंडेमनेशन, लेकिन इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया, यानी कि इंडिया ने यूएसएसआर के तो अगेंस्ट नहीं हो, लेकिन इंडिया ब्रिटेन के अगेंस्ट हो गया, यानी एक तरफ से तो इंडिया फेवर में कर रहा था और एक तरफ से डिसएग्री कर रहा था। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है while India was trying convince
द अदर डेवलपिंग कंट्रीज, इंडिया लगातार ट्राई कर रहा था जो दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज थी अबाउट द पॉलिसी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट, कि वो डेवलपिंग कंट्रीज भी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करें, यानी कि किसी भी ग्रुप में शामिल ना हो, अपना खुद का व्यू रखें। पाकिस्तान ज्वाइन द यूएसए, लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इंडिया का कहना नहीं माना और वो यूएसए में ज्वाइन हो गया। लेट मिलिट्री अलायंस, और उसके साथ ही मिलिट्री अलायंस बना ली। मिलिट्री अलायंस मतलब मिलिट्री सपोर्ट लिया यूएसए से और यूएसए को हेल्प दी। द यूएस वॉज नॉट हैप्पी, यूएस हैप्पी नहीं था। क्यों? अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव एंड द पॉलिसी ऑफ द नॉन अलाइनमेंट। यूएस इंडिया से हैप्पी क्यों नहीं था? क्योंकि इंडिया ने इंडिपेंडेंट होने के बाद में जो स्टेप्स उठाए थे, उन स्टेप्स के अगेंस्ट था यूएसए। क्यों? क्योंकि यूएस ऐसा मानता था कि इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है? रशिया को सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि जब सुएज कैनाल इशू हुआ था तब इंडिया ब्रिटेन के तो अगेंस्ट था, लेकिन यूएसएसआर के फेवर में था, जब यूएसएसआर ने हंगरी पे अटैक किया था। The US was not happy about the India independent initiative and the policy of non-alignment. फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा अफ्रो एशियन यूनिट। तो स्टूडेंट, अफ्रो एशियन यूनिट हम हमारे सेकंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फोर्थ लेसन था और बुक फर्स्ट का पार्ट था।